दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली सागा और नाग मंदिर। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है महाबली सागा और नाग का खजाना। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, महाबली सागा का फोल्डर उसके अंदर। दोस्तों इस कॉमिक्स के 5-6 पेज मिक्स हैं बीच बीच में, तो मैं इसके शुरू के 5-6 पेज पॉज करके पढ़ूंगा बीच बीच में। थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी उसके लिए आपको, लेकिन और कोई तरीका है नहीं अभी पढ़ने का। तो पढ़ते हैं इसको। यहाँ तक की स्टोरी जो यहाँ दे रखी है ये पहले पार्ट की है, तो ये आपने पढ़ ली होगी और मैं आगे से पढ़ता हूँ। इधर फिशमैन के गिरोह के मशीन गनधारियों ने जैसे ही भयानक जानवरों पर सवार बोनों को देखा, उन्होंने फायरिंग आरंभ कर दी। जवाब में जानवरों पर सवार बोनों के नन्हे तीर उनके शरीरों में चुभने लगे। सिक सिक आह। लेकिन उन बोनों तक मशीन गनों की गोलियां पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि जानवरों के फौलादी सिर उनके लिए ढाल का काम कर रहे थे। ठटर ठटर टटर टटर। फिशमैन ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को परखा और उसकी महीन चीख जैसी जैसी दाढ़ गूंज उठी। इन पर एल्मा किरणों से हमला करो। हाँ हाँ, याद आया। यह जानवर इन छोटे छोटे इंसानों बोनों के गुलाम इसलिए हैं कि इनकी एक कमजोर नस को यह बोने पहचानते हैं। मावली सागा इस बयान की युद्ध को रोकने का की सोच ही रहा था कि फिशमैन के आदेश ने उसे चौंका दिया। ओ नहीं, फिशमैन की एल्मा किरणों को मैं पहचानता हूँ। वे इस बात को भी क्षण भर में मोम बनाकर गला सकती है। अचानक ओनी जंगली कहाँ भागा जा रहा है? सीधा मौत के मुंह में से कोई जानवर निकल जाएगा या कोई तीर इसकी जान ले लेगा। ठट ठट ठट, हाँ। रुको साका, रुको। ओह, आत्महत्या करने जा रही अपने इस गुलाम जंगली दुश्मन के बारे में सोचने से पहले इससे निपट लूं। शिट। और फिशमैन ने अपनी छड़ी उस दत्याकार जानवर की ओर उठा दी, और जैसे छड़ी से निकली किरणें जानवर पर पड़ी, वह लोहार की भट्टी में तपते लोहे की तरह सुर्ख हो गया। क्षण भर बाद इस जानवर के स्थान पर जमीन पर मुट्ठी भर राख थी, जिसमें से धुएं की लकीरें उड़ रही थी। मैंने यह तो सोचा था कि दुनिया के इस अछूते हिस्से में मुझे भयानक खतरों का सामना करना होगा, पर वह खतरे इस रूप में होंगे यह नहीं सोचा था। दूसरे गनमैनों ने भी अब तक अपनी एल्मा किरणों वाली विशेष किस्म की गनें तैयार कर ली थी, और सहसा वे गनें कहर बरसाने लगी। ओह शिक शिक। जब साका ने जानवर को मरते हुए देखा, तो वह उनकी तरफ बढ़ा। हिकाबू हिकम्मा, हिकाबू हिकम्मा, इसका मतलब है देवता हिकाबू हमारी रक्षा करेंगे। मैं इस विनाश को रोक दूंगा। हिकामू यह एक बोने देवता का नाम है। भागते भागते वह अचानक हवा में उछला, और उसकी अलग से एक भीषण चिंगाड़ निकली। हिकापू हो, हिकापू, जाओ भाग जाओ, इन शैतानों का वध स्वयं देवता करेंगे। इब्राका चेबाकू, हमें पवित्र नाग ने भेजा, तुम कौन हो? इब्राका हुम होमा हुमा हेम हूँ। मैं पवित्र नाग का पुत्र हूं, तुम भाग जाओ वरना नष्ट हो जाओगे। यह जंगली क्या कर रहा वहां? फिशमैन सोचने लगा। होमा होमा, वो ने उस पर अपने जहरीले तीर क्यों नहीं बरसा रहे? मुझे लगता है यह जंगली मुझे धोखा दे रहा है। नहीं, मेरा संदेह गलत नहीं है। जानवर वापस मुड़कर भागने लगे, और साका उनके एक जानवर पर सवार होकर भाग रहा है। वह मेरे हाथ से निकला जा रहा है और मैं देख रहा हूं। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा। तुम सब मेरा यही इंतजार करना, मैं आ रहा हूं भी। और वह नन्हा शैतान छलांगे लगाता हुआ भागते हुए जानवर के पीछे लग गया। लेकिन जानवर की गति अचानक तेज हो गई थी। साका को आश्चर्य था कि वह इतनी भारी भरकम होने पर भी कैसे भाग रहे हैं। हम हूँ, और तेज भगाओ और तेज भगाओ। और वे सब एक गुफा में प्रविष्ट होते चले गए। वे उस गुफा में गए हैं, और गुफा का द्वार अपने आप बंद हो रहा है। फट। यह चट्टान रोक नहीं सकती फिशमैन को। धड़ाम सिक धड़ाम। विस्फोट के साथ ही जैसी चट्टान के टुकड़े टुकड़े होकर उछली, उसके पीछे से पानी ऐसे निकला मानो किसी बांध की दीवार टूट गई हो। ओह। लेकिन फिशमैन पानी की चपेट में आने वाला नहीं था। शरॉट। आश्चर्य, पानी आया कहां से?
क्या इस पहाड़ी के पीछे पानी जमा किया हुआ है? देखना चाहिए। और फिर उसका ना नशा जिसमें एक के बाद एक नी, नीची पहाड़ी से ऊंची पहाड़ी पर उछलता चला गया, मानो वह इंसान ने होकर रॉकेट हो। यह है वह पहाड़ी, लेकिन इसके पीछे तो दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ है, कहीं कहीं भी पानी नहीं। और अगर यह पहाड़ियां खोखली है, इसके अंदर पानी है, तो यह भेद अभी खुल जाएगा। ऐसे सिक धड़ाम हुम पानी। फिशमैन ने छड़ी के हत्थी पर बने बटनों के बारों निशान में से एक को दबाया, और उनमें से एक पतले तार से जुड़ा एक हुक निकल आया। ठक। वह हुक फिशमैन ने पहाड़ की कठोर सतह पर मारा, तो वह उसमें ऐसे धंस गया जैसे खरबूजे में छुरी धंस जाती है। ठन। और फिर वह पहाड़ी में उस सुराख में, जिसे इस खोखली पहाड़ी की छत में बना सुराख भी कहा जा सकता था, उतरता चला गया, जैसे महीन तार छड़ी से निकलता जा रहा हो। अंदर चूंकि अंधकार था, इसलिए फिशमैन ने छड़ी की हत्थी का एक बटन दबा दिया, जिसे दबाते ही उसकी छड़ी बिजली की जलती हुई ट्यूब की तरह चमक उठी। आश्चर्य! दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। यह पहाड़ियां तो मटके के समान खोखली है। भ्रमित करने के लिए छत पर पहाड़ों की चोटियां हैं, और अंदर सिर्फ पानी। छड़ी में से निकलते तार का कंट्रोल फिशमैन के हाथ में था, यानी छड़ी की हत्थी में एक बटन था जिसे फिशमैन ने दबाया हुआ था। उस बटन पर यदि वह दबाव बढ़ा देता, तो तार तेजी से निकलने लगता, और दबाव हटाने पर तार निकलना बंद हो जाता। लेकिन वह सारे जानवर, बोने और इस धरती पर मेरा वह सबसे बड़ा दुश्मन साका, क्या इस पानी में है? असंभव। यह पहाड़ियां असाधारण है, यह तो पता लग ही गया है। शायद इस पानी के तल के नीचे एक और तल हो, जहां वे बोने रहते हों। निश्चय यह कोई तिलस्म है। यह प्राकृतिक तौर पर नहीं बना, बल्कि इसे बनाया गया है। और तिलस्म में छुपे हुए उन बोनों को खोजना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह निश्चय ही इस तिलस्म के रहस्य जानते होंगे। इसलिए वापस चलना चाहिए। शाका कहीं भी चला गया हो, यहीं पर उससे मेरी मुलाकात होगी अवश्य, क्योंकि मैं शैतान हूँ, हत्यारा हूँ। वह मेरी शैतानियत खत्म करना चाहता है, इसलिए वह मुझे समाप्त करने के लिए मेरे सामने खुद ही आएगा। और अब मुझे अपना सफर आरंभ कर देना चाहिए। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ ही देर में वह अपने काफिले के पास पहुंच चुका था। मान फिशमैन आ रहे हैं। जपाटो में फौरन आगे बढ़ना है। जो हुक्म। लेकिन वह नहीं आएगा। नहीं, वह मैं धोखा देगा, मेरे हाथ ही नहीं लगा। क्या मतलब? वह तो यहाँ आया था। क्या? मेरे जाने के बाद वह आया था? हमने आपको पहाड़ों के पीछे गायब होते देखा। कुछ ही देर बाद महाबली शाका नजर आया, वह भागता हुआ आ रहा था। महाबली शाका हमारे पास आया, उसने कहा, मान फिशमैन खतरे में है, मुझे अपना सामान चाहिए। मास्टर ने तुम्हें यहीं रुकने को कहा है। हमने उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे उसका जो सामान उसे अपने पास रख लिया था, वह सारा सामान हमने उसे दे दिया, और वह भागता हुआ। यहाँ से हिलना भी मत, जल्दी मैं उन्हें साथ लेकर लौटूंगा। आप खतरे में, यह सुनकर हम नर्वस हो गए, और उसने इतनी बौखलाहट दिखाई तथा जल्दबाजी मचा दी कि हमें कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला। मूर्ख! मेरे सामने से हट जाओ, वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। और इधर देवता हिकापू के पुजारी बोनो के नगर में महाबली साकार से पहले इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ था जितना कि वह आज था। आश्चर्य! तुम्हारे इस नगर के ऊपर 40 वर्ग मील के घेरे में फैली हुई झील है। 1000 फीट गहरी झील के नीचे तुम्हारा यह नगर, छोटी सी दुनिया है। यह दुनिया देवता हिकापू ने बसाई थी। यह महाबली शाखा बोनो के राजा टुंडला से उसकी जाति की भाषा में बात कर रहा है, लेकिन पाठकों की सुविधा के लिए हम उस वार्तालाप को हिंदी में अनुवाद करके लिख रहे हैं। यह हमारे देवता विकापू ने हमारे लिए संदेश लिखे हैं। यही हमारा इतिहास है, यही कानून है। लेकिन हमारा देवता विकापू भी पवित्र नाग की पूजा करता था, और तुमने साबित कर दिया कि तुम उस पवित्र नाग के पुत्र हो। इसलिए आज का दिन हमारे लिए उत्सव का दिन है। लेकिन आज का उत्सव हम अपने परंपरागत ढंग से नाच गाकर मनाने की बजाय देवता पुत्र के लिए कुछ काम करके मनाएंगे।
हाँ देवता पुत्र, हमें आदेश दीजिए, हम क्या करें। इकापू के महान पुजारियों, तुम्हें तुम्हें मेरे लिए नहीं, अपनी आजादी के लिए, अपने विनाश को रोकने के लिए पवित्र नाग की मदद करनी है। वह मदद तुम कैसे करोगे, यह मैं बताऊंगा। बाहरी दुनिया के कुछ शैतान पवित्र नाग के खजाने को हासिल करने के लिए कांगो के भीड़ों में पहुंच रहे हैं। पवित्र नाग नहीं चाहता कि वह खजाना उनके हाथ लगे, क्योंकि उस खजाने को पाकर वो और शक्तिशाली हो जाएंगे और इंसानों पर जुल्म करेंगे। और वह खजाना कांगो के भीड़ों के उस पवित्र मंदिर को ध्वस्त करके ही हासिल हो सकता है, जो उसका घर है। उस मंदिर का सर्वनाश न तुम चाहते हो, न ही वे अन्य जातियां चाहती है जो पवित्र नाग की पूजा करती हैं। इसलिए कांगो के भीड़ों में बसे पवित्र नाग के पुजारी बाहरी दुनिया के उन शैतानों को रोकेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि बाहरी दुनिया के शैतान उनका नाश कर देंगे। मैं उस सर्वनाश को रोकना चाहता हूँ। भले ही हम नष्ट हो जाए, लेकिन किसी को पवित्र मंदिर को छूने भी नहीं देंगे। मैं नहीं चाहता कि पवित्र नाग का कोई भी पुजारी शैतानों का हाथों मारा जाए, लेकिन मैं उन शैतानों को समान नहीं करना चाहता। पवित्र नाग चाहता बाहरी दुनिया के शैतान कांगो के भीड़ों में घुसने के बाद कभी उन भीड़ों से बाहर न निकले। वे इन भीड़ों में ही समाप्त हो जाए, या पवित्र नाग के पुजारियों के गुलाम बनकर यहीं रह जाए। यह कैसे होगा? बिना युद्ध लड़े न तो शैतानों को मारा जा सकता है, न गुलाम बनाया जा सकता है। राजा टुंडला, आपने मुझे अपनी इस दुनिया के बारे में जो कुछ बताया है, उससे मैं यह समझ गया हूँ कि यह एक तिलिस्मी दुनिया है। तिलिस्मी दुनिया? हाँ राजा टुंडला, आपने बताया कि इस दुनिया के 165 दरवाजे हैं, और उन दरवाजों को खोलने तथा बंद करने की विधि इस दरबार की दीवार पर लिखी हुई है, और आप उन दरवाजों की आवश्यकता पड़ने पर खोलते तथा बंद भी करते रहते हैं। दीवारों पर जो कुछ लिखा हुआ है मैंने भी पढ़ा है। उससे मुझे मालूम हुआ है कि देवता उकापू ने इस दुनिया में 65 दरवाजों को नरक का दरवाजा बताया है, जिन्हें जिन्हें न तो आपने कभी खोला है, न आपके पूर्वजों ने, क्योंकि उन दरवाजों के पीछे नरक जैसा वातावरण है, भयानक खतरे हैं तथा भूल भुलैया वाले रास्ते हैं, जिनमें एक बार कोई भटक जाए तो जीवन भर कभी बाहर नहीं निकल सकता। और नरक के 14 दरवाजे कांगो के भीड़ों में खुलते हैं। 2 दरवाजे तो पवित्र मंदिर के पास ही हैं, क्यों है न? हाँ, नरक के 14 दरवाजे कांगो के भीड़ों में हैं, जिनमें से 2 दरवाजे पवित्र मंदिर के पास ही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कांगो के भीड़ों में मौजूद सारे नरक के दरवाजे खोल दो। मैं बाहरी दुनिया से आए उन शैतानों को उन दरवाजों के अंदर पहुंचा दूंगा, और जब वह उस तिलिस्मी दुनिया में कैद हो जाएंगे, तो हम उन्हें आसानी से खत्म भी कर सकेंगे और उन्हें गुलाम भी बना सकेंगे। तुम अपने कुछ योद्धाओं को नरक के गुप्त रास्तों के भेद बता दो, ताकि वे नरक में जा सके और अपना काम करे बाहर आ सके। मैं कुछ भेद तो दीवारों से पढ़कर जान चुका हूँ, बाकी जो कुछ नहीं समझ सका हूँ वह तुम मुझे समझा दो। मैं नरक के रास्ते से पवित्र मंदिर के पास खुलने वाले द्वार से बाहरी दुनिया के शैतानों से पहले ही वहां पहुंच जाता हूँ। और फिर सब कुछ जानकर और समझकर मावली शाखा ने उनसे विदा ली। ठीक है देवता पुत्र, आओ मेरे साथ, मेरे कक्ष में चलो, मैं तुम्हें सारे भेद बता देता हूँ। मुझे विश्वास है तुम ऐसा ही करोगे। विदा। विदा नागपुत्र, तूने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। नरक में आने वाले उन शैतानों को हम खत्म कर देंगे जो हमसे मुकाबला करेंगे, और जो हार मान लेंगे उन्हें नरक के सुरक्षित कारावासों में कैद कर लेंगे। और फिर मीलों लंबी चक्करदार सुरंगों में सागा कांगो के भीड़ों की दिशा में बढ़ चला। हिकापू, जिसे जिसे यह देवता मानते हैं, वह अपने समय समय का बहुत दूरदर्शी विद्वान रहा होगा। उसने अपनी जाति की सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि तथा अपनी मायावी शक्तियों से इन पहाड़ों को खोखला करके यह तिलिस्मी दुनिया बसाई होगी। इधर मावली सागा सुरंगों के रास्ते कांगो के भीड़ों की दिशा में बढ़ रहा था, और इधर फिशमैन का सफर जारी था। अब ज्यादा दूर नहीं है मेरी मंजिल, खजाने को देखने को तरस रही है मेरी आंखें। और भी कई गिरोह भीड़ों में इस खजाने को हासिल करने को आए, लेकिन इन सबसे अधिक शक्ति संपन्न दल फिशमैन का ही था। कांगो के भीड़ों की सीमा में कदम रखते ही ब्लू ड्रैगन के नाम से गिरोह का सामना फिशमैन से हो गया। अमेरिकन सरकार के लिए ब्लू ड्रैगन वर्तमान समय में सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। इस दल के खूंखार हत्यारों ने न सिर्फ पूंजीपतियों में दहशत फैलाई हुई थी, बल्कि बड़े बड़े नेताओं तथा अफसरों की सरेआम गोलियों से छलनी करके ब्लू ड्रैगन
अमेरिकन पुलिस और गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। मगर अब यहाँ उसका टकराव अमेरिकन पुलिस से नहीं बल्कि फिशमैन से था। इस दल के सरगने का नाम था जॉन माइल्स। जॉन माइल्स, तू जहां से आया है वहीं लौट जा। यहाँ से अगर एक कदम भी तूने आगे बढ़ा तो बुरा होगा। जॉन माइल्स ब्लू ड्रैगन है फिशमैन। भलाई चाहता तो अपने पिल्लों को लेकर लौट जा, वरना। ब्लू ड्रैगन के सरगने जॉन माइल्स की ललकार सुनते ही वह बोना शैतान लहू जमा देने वाले शब्द अट्ठास लगा उठा। हा हा हा। तो ठीक है जॉन माइल्स, आज के बाद ब्लू ड्रैगन का नाम इस धरती पर कोई नहीं लेगा। अगले क्षण जॉन माइल्स दौड़ उठा। फायर। लेकिन फिशमैन के आदमी पोजीशन ले चुके थे। फायर। ठर ठर ठर। तेरी एक भी गोली कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जॉन माइल्स। और अब मेरी बारी है। अब मेरे आदमी निशानेबाजी करेंगे और मैं सबसे पहले तेरे खून से अपने हाथ रंगूंगा। और जैसे फिशमैन फुटबॉल की तरह टप्पे खाता जॉन माइल्स की ओर भागा। जॉन ने अपनी गन का मुंह उसकी ओर घुमा दिया। हा हा हा। जॉन, अपने भगवान को याद कर ले। कमाल है, निशाने पर ही नहीं आ रहा। कुछ गोलियां निशाने पर पड़ती भी है तो वह हवा में रुक जाती है। गन की पूरी मैगजीन खाली कर ले जॉन, ताकि दिल में कोई मलाल न रह जाए। ठं ठं ठं। इसके चारों ओर कोई अदृश्य घेरा है। गोलियां उसे टकरा रही हैं। हा हा हा। दुनिया की किसी फैक्ट्री में वह कारतूस नहीं बना जॉन जो मुझे छू सके। ठॉक। और अब मेरी बारी है। फिशमैन गेंद की तरह उछला और उसका नन्हा हाथ हथौड़े की तरह जॉन माइल्स के सिर पर पड़ा। अगले क्षण जॉन माइल्स का मुर्दा जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कहा था तेरी राख भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ, इसलिए। फिशमैन की छड़ी से किरणें निकलकर उसके मुर्दा जिस्म पर पड़ी तो पूरा जिस्म अंगार बन गया। और कुछ ही समय बाद वहां सचमुच राख भी नहीं थी। वहां की जमीन काली पड़ गई थी और धुएं की लकीर उठकर हवा में विलीन हो रही थी। फिशमैन के आदमी भी किरणों के फायर कर रहे थे और जॉन के आदमी वान तथा उसे घुड़सवार अंगार की भांति आकृति बनकर गायब हो रहे थे। शिक शिक। 5 मिनट बाद वहां जहां जॉन के लगभग 100 सवा 100 आदमी, दर्जन भर वाहन और दर्जनों घोड़े खड़े थे, वहां सिर्फ काले धब्बे बचे थे। लेकिन गोलियों के धमाकों ने कांगो के भीड़ों में बसे खूंखार नरभक्षियों को सावधान कर दिया था। हिब्रू का निम्नु निम्नु। विदेशी आ गए, पवित्र मंदिर के दुश्मन आ गए। और पेड़ों ही पेड़ों पर उछलता वह संदेश वाग अपनी बस्ती की ओर लौट गया। कुछ ही देर में वह अपनी बस्ती में खड़ा अपने साथियों को बता रहा था। हिब्रू का निमुना, निबुरा, नोमे का, जिब का, निम का हो गया सबका। इकट्ठा करो स्त्री और बच्चों को छुपा दो और पवित्र नाके दुश्मन विदेशियों को मारने चलो। इस बीच बोनो की पहाड़ी के गर्भ में छुपी दुनिया की तिलिस्मी सुरंगों में लगभग 40 मील की यात्रा करने के बाद महाबली शाखा नर्क के द्वार पर पहुंचा। यह द्वार कांगो के भीड़ों के मध्य में था। बोने राजा ने द्वार खोल दिया है, वरना मुझे यहाँ वहां वह विशाल चट्टान नजर आती जो अब दरवाजे से अलग हटकर पड़ी है। परिणाम कांगो के भीड़ों। नाग द्वारा जमीन पर बनाए नक्शे के अनुसार मुझे पूर्व में जाना है। लेकिन अब तक भीड़ों के चप्पे चप्पे पर खूंखार प्रहरी पहुंच चुके थे और महाबली शाखा उन्हें अपने पहले शिकार के रूप में नजर आ गया था। हिब्रू, विदेशी शिकार। हिब्रू हिब्रू। ओह, मुझे देख लिया गया। प्रहरी अपने साथियों को सावधान कर रहा है। और अगले क्षण प्रहरी की आवाज भीड़ों में गूंज उठी और इस आवाज का मतलब शाखा भली भांति समझता था। यह स्थान ठीक है। शाखा के मैदान में रुक गया ताकि हमलावर अचानक ही उस पर दावा न बोल दे। अब वह हमलावरों को देख सकता था। लेकिन मैदान में खड़े शिकार को गिराने के ढंग इन असभ्य जंगलियों के पास थे। ठॉक। आह। हिब्रू। हुआ हुआ। आह। उफ। आंखों के आगे अंधेरा फैलता जा रहा है। मैं। और फिर शिकार को बिल्कुल बेबस करने के लिए जानवरों की नसों को सुखाकर बुना जाल उस पर फेंका गया। ही का।
पहले शिकार की सफलता पर नाचते गाते कुछ कुछ जंगली शिकार को लेकर अपनी बस्ती की ओर चल पड़े। बाकी पहरा देने के लिए रुक गए थे। वो माओ। साका बेहोश हो चुका था। नर बख्शों की बस्ती पवित्र मंदिर के पास थी और साका को जब होश आया था तो सबसे पहले उसकी आंखों ने उस मंदिर को ही देखा। पवित्र मंदिर। हुआ यही है पवित्र मंदिर, लेकिन मंदिर के द्वार पर मेरी दो प्रतिमाएं क्यों हैं? तभी बस्ती का ओझा साका के पास आया। उसे देखते ही वहां शांति छा गई और ओझा की आवाज गूंजने लगी। हिमरू ओक मीनाका, अब विदेशी की बलि का समय हो गया है। ओझा का आदेश मिलते ही साका के चेहरे और घास फूस और लकड़ियां डाली जाने लगी। अचानक साका ने अपनी मुक्ति के लिए एक युक्ति सोची। उसने ओझा को अपनी ओर आकृष्ट किया और गर्जदार आवाज में बोला, क्या तुम मंदिर के द्वार पर मेरी प्रतिमा नहीं देख रहे? साका उन्हीं की भाषा में बोला था, पर पाठकों के सुविधार्थ हम हिंदी में दे रहे हैं। पर वैसली नागपुत्र की प्रतिमाएं, तुम हमें धोखा देने के लिए उसका रूप धारण करके आए हो। मैं असली नागपुत्र हूँ। मेरे बंधन खोलो, मैं सबूत दूंगा। अगर तुम असली नागपुत्र हो तो कोई बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। नागपुत्र अपने सारे बंधन खुद तोड़ देता है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। ओह, ये आग लगा रहे हैं। मुझे स्वयं ही अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे स्टोरी हम पढ़ेंगे महाबली शाखा और नाग मंदिर पार्ट 2 में, जो आपको कल 2 बजे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, महाबली शाखा के एक के फोल्डर में। तो मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट महाबली शाखा नाग मंदिर पार्ट 2 में कल 2 बजे।